ओके, हमने पढ़ लिया था नील बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो नील बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली नील बोर ने क्या कहा कि भाई जो एटम होता है कैसा होगा, ऑब्वियसली सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन फिक्स एनर्जी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स मोमेंटम के साथ। ये उन्होंने क्यों कहा? ताकि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बाद से टकराए ना, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि बोले थे ना चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उस बात से वो टकराए नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h/2π का। क्लियर है? तो ये चीज क्या की है वो बताए, हमारे नील बोर बताएं। और उसकी तरह से फिर वो एक्सप्लेन भी करके दिखाएं इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटीज निकालने का फॉर्मूलाज, है ना, फिर इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस निकालने का हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कि कहाँ पे कितना रेडियस होगा जिससे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूम रहा है कि नहीं, उसके बाद में पता चला। फिर एनर्जी के बारे में हमने पता किया। ये बात तो सही था, लेकिन क्या था लिमिटेशंस, है ना। लिमिटेशन था, पहला लिमिटेशन था ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइनर डिटेल। फाइनर डिटेल का मतलब जो कहीं कहीं डबलेट आ रहा था, मतलब साथ में 2 लाइन आ जा रहा था, कलर जो लाइन आता था, कहीं कहीं 3 लाइन क्लोज आ जा रहा था। तो वो 2 लाइन साथ में क्लोज क्यों आ जा रहे, फिर 3 लाइन साथ में क्लोज क्यों आ जा रहे, उनके बारे में उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइनर डिटेल ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन, स्पेक्ट्रा लाइन। एग्जाम्पल है ना, डबलेट और ट्रिपलेट। तो डबलेट और ट्रिपलेट जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा था उनका कोई एक्सप्लेनेशन वो देने नहीं सके। उसके बाद दूसरा क्या था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। He could not explain about formation of molecules or compound। हाँ क्या छूटा? ओह सॉरी, नोट छूट गया, ठीक है। He could not explain about formation of molecules or compound, है ना, by chemical bond। मतलब केमिकल बॉन्ड से, है ना, एक एटम मॉलिक्यूल में कैसे बदल जाता है ना, और उस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। वो एटॉमिक मॉडल तो बता दिए, ये नहीं बता पाए कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ किस तरह से मिलेगा तो H2 बनेगा, है ना, जिसे हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो H2O कैसे बनेगा, उसके पीछे का एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से बनेगा, क्या थ्योरीज है, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करने नहीं सके। तो इसका मतलब एटॉमिक मॉडल अभी भी अधूरा है ना। अब सवाल क्या ये एटॉमिक मॉडल गलत है? गलत नहीं कह सकते, पूरा गलत नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा कह सकते हैं, जो कंप्लीट चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सर अधूरा क्यों कह सकते हैं, है ना, हम इसको कंप्लीट क्यों नहीं कह सकते हैं? इसके पीछे का कुछ रीज़न है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो तुम्हें हम समझाएंगे। खुद मूड खराब होता है मेरा ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें थ्योरी दे देंगे, थ्योरी दे देंगे लिख के, ठीक है, कि क्या थ्योरी हम लिख के दे देंगे। अब आते हैं इनके ऊपर। तो हम पता चला कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल में एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम बात हाइजेनबर्ग का सुनते हैं ना, हमने क्यों किया, हम पढ़े कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल में प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि वो अभी मॉडल अधूरा था। नील बोर ने तो कह दिया था बट फिर भी अधूरा था मॉडल। तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में समझेंगे। वो क्या है उसको समझने के लिए पहले समझना होगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या है वो समझना होगा। बहुत ही अच्छा बात कहे हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का मानना था कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना नामुमकिन है, वी कैन नॉट लोकेट इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसको डिटेल में समझते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल पा रहे हैं देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द मोमेंटम, और अगर आपने मोमेंटम निकाल डाला यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द पोजीशन। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट प्रिडिक्ट मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन। मतलब तो मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम क्या होता है
है ना, बताए थे। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है कुछ स्पीड के साथ, तो जो फ्रेम में रहता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्या में है, मोमेंटम में है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो मोमेंटम में, वेलोसिटी के साथ क्या में है, मोमेंटम में है। तो कोई चीज जब मोमेंटम में रहेगा तो बोले छोटा चीज, कोई छोटा चीज अगर बहुत छोटा चीज है तो अगर वो मोमेंटम में रहेगा तो उसका हम पोजीशन नहीं बता सकते वो कहाँ है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसका प्राइम एग्जांपल समझाते हैं। पंखा क्यों देख रहे हो? कैन यू टेल मी वेयर इज द ब्लेड? नो, यू कैन नॉट टेल मी वेयर इज द ब्लेड। ध्यान से समझना, हम जो बोल रहे इसके पास 3 ब्लेड है ना, तुम्हें कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं? ये तुम्हें ज्यादा दिख रहे हैं? हर तरफ दिख रहे हैं, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कि यहाँ पे ब्लेड 3 है, लेकिन जब घूम रहा है मोमेंटम में है ना, यू आर अनेबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ब्लेड, कि वेयर इज द ब्लेड राइट नाउ, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। फिर सवाल ये था, नील बोर इतना आसानी के साथ कैसे बता दिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, कितना रेडियस में होगा, कितने डिस्टेंस में पाया जाएगा, हाउ कैन ही प्रिडिक्ट? समझ में आया? अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल के तौर ये तुम्हारे स्टाइलिश देखो, है ना, अभी ये यहाँ पे रुका हुआ है ना, मोमेंटम में नहीं, रुका हुआ है ना यहाँ पे, रुका हुआ है ना यहाँ पे। व्हाट इफ कहाँ पे है? लगेगा हर जगह है। अगर बहुत स्पीड से घूम रहा हो तो, हम तो स्लो घुमा रहे, अगर बहुत स्पीड से घूम रहा हो तो लगेगा स्टाइलिश यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर भी है, बट कहाँ पे है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। कर सकते हो भाई? नहीं कह सकते, तुम बता ही नहीं सकते वो कहाँ है। फिर सवाल ये था नील बोर बताएं कैसे। क्या जबरदस्त का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहाँ पे दिमाग लगाओ, दिमाग दिए वो क्या बोले कि नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, नहीं निकाला जा सकता, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर क्या मतलब, फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे ढूंढेंगे? घबराओ मत, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें पढ़ना होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जबरदस्त है वो, बहुत ही जबरदस्त है वो, ठीक है। तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंगली वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, ठीक है। तो उन वेव इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में उतना ज़्यादा है नहीं, है ना, तो इसीलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। बट फिर भी तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम नहीं निकाल सकते। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था, फॉर्मूला दिए हाइजेनबर्ग, वो फॉर्मूला ये था कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लिख देते हैं, है ना। इट स्टेट्स दैट it is impossible to locate, it is impossible to find simultaneously momentum and position. It is impossible to find simultaneously position and momentum of microscopic पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत ही छोटा पार्टिकल है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इनका कहने का मतलब था कि भाई हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों को नहीं निकाल सकते। अगर हमने पोजीशन निकाल डाला तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे, और हमने अगर मोमेंटम निकाल लिया वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन। बात आया समझ में या नहीं आया समझ में? तो मैथमेटिकली वो बोले कि द अनसर्टिनिटी in position and uncertainty in momentum will always be less than or equal to h by 4 pi। ये एक फॉर्मूला बताए, एनसीईआरटी का चेक करना, थोड़ा सा फॉर्मूला चेक करना, ये लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, थोड़ा सा चेक कर लो एनसीईआरटी में, थोड़ा सा चेक कर लो। एनसीईआरटी बुक कोई नहीं लाया, अदर्स देखो तो, डेल एक्स इंटू डेल पी, अन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। हाँ, क्या मतलब है इसका, पहले इसका मीनिंग समझा देते हैं। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई आएगा, है ना। अब सवाल ये है
कि इसका क्या मतलब है, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? मतलब ये है कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। अनसर्टिनिटी मतलब होता है कि कितना एरर आएगा तुम्हें पोजीशन को कैलकुलेट करने में, इनटू कितना एरर आएगा मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। तो उनका जो मल्टीपल होगा वो हमेशा या तो h/4π के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। बात आया समझ में? थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो डेल x इंटू डेल पी है ना, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि चलो h/4π के बराबर है। h भाई कॉन्स्टेंट, 4π भी कॉन्स्टेंट है या नहीं है? अगर इसको कांस्टेंट रखना है, बहुत ध्यान समझना बच्चा लोग, अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, तभी जाके कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो फिर कांस्टेंट कैसे रहेगा? अगर मान लो दोनों बढ़ने लगे इसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसका मल्टीपल से ये निकला है। अगर दोनों नहीं बढ़ रहा है तो ही वैल्यू कांस्टेंट है, एक बढ़ रहा है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना, देन ओनली ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? तो मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल बताते देख, मान लो एक नंबर है, ठीक है, जिस नंबर का मल्टीपल 10 है। मिसाल के तौर पर एक नंबर है जिसका मल्टीपल तुम्हारा 10 है, तो 1 इंटू 10 क्या हो सकता है रे? लेकिन अगर हमने बढ़ा दिया, 1 को बढ़ा दिया है ना, 2 कर दिया, तो 10 को क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी 10 आ सकता है। आया बात समझ में? अगर ये तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो अगर एक को 1 से 2 कर दियो हो, दूसरे को 10 से 5 करना पड़ता है, मतलब दूसरे को कम करना पड़ता है, तभी जाके वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। आई होप सो अभी क्लियर है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम चाहते हो कि अनसर्टिनिटी का क्या मतलब, हम बता चुके हैं पहले भी, है ना, वो एरर वाला लफ्ज है, ठीक है। अनसर्टिनिटी जो है भाई, अगर तुमको पोजीशन, ये डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन में अनसर्टिनिटी, अगर पोजीशन में तुम्हारा एरर कम है, इसका मतलब मोमेंटम में एरर ज्यादा होगा। आया बात समझ में? दैट इज द मीनिंग, है ना। अगर तुम्हारा मोमेंटम में एरर कम है तो पोजीशन में एरर, यू कैन नॉट फाइंड एग्जैक्टली, है ना, मोमेंटम एंड व्हाट, पोजीशन विथ जीरो एरर्स, यू कैन नॉट फाइंड दैट। दोनों जीरो एरर में नहीं हो सकते। अगर एक का एरर कम है, नियरली जीरो के बराबर है, दूसरा नियरली इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है। आई होप सो वी आर क्लियर। आया बात समझ में? दैट इज द मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। फिर इससे और एक फॉर्मूला दिए, वो फॉर्मूला ये था, वी कैन राइट डेल एक्स इंटू डेल पी को क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एम डेल भी इक्वल टू h/4π, है ना। क्यों सर? पी मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, आपने डेल लगा दिया v में, m में डेल क्यों नहीं लगाया? बिकॉज मास कांस्टेंट होता है चीजों का, है ना, तुम्हारा मास चेंज नहीं होगा, तुम्हारा जितना वजन है उतना ही रहेगा। आया बात समझ में? चेंज क्या हो सकता है, वेलोसिटी, दैट इज वाई हमने डेल भी वेलोसिटी में लगाया। तो हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला भाई, डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल h/4πm। तो हम ये फॉर्मूला, एक्चुअली ये इक्वल टू वाला साइन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट हमने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने ये कंडीशन लिया है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। तो अब तुम्हारे एनसीईआरटी का अगर टॉपिक देखोगे तो पहले है टॉपिक जो है वो है डी ब्रोइज हाइपोथेसिस, लेकिन हम पढ़ाएं पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कनेक्टिविटी, क्योंकि हमको कनेक्टिविटी पसंद है कि कौन सा टॉपिक किसके बाद आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या हुआ तो उसको पढ़ लेंगे, फिर बाद में ये मजा नहीं आता। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पहले डी ब्रोइज हाइपोथेसिस दिया हुआ है। अच्छा, डी ब्रोइज हाइपोथेसिस, यही डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, है ना, डी ब्रोइज हाइपोथेसिस। इसका नाम है एक्चुअली, लिखाता डी ब्रोगली है ना, लिखाता डी ब्रोगली है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे डी ब्रोइज। अगर तुम फॉरेन के टीचर्स को देखोगे तो जनरली हम पाए हैं उनका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली इनको पढ़ा जाता है डी ब्रोइज, है ना, डी ब्रोगली नहीं। और कुछ इंडियन टीचर डी ब्रोगली पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छे हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं जनरली देखना वो डी ब्रोइज इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। दैट इज वाई हम भी डी ब्रोइज कर रहे हैं, है ना। तो इनका डी ब्रोइज हाइपोथेसिस, अब सवाल ये है ना सर, हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है ना। फिजिक्स में 3 तरह की चीजें हैं, एक लो, है ना, एक क्या होता है, लो होता है, एक थ्योरी होता है, ठीक है, और एक होता है हाइपोथेसिस। लो जो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है,
और मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है, उन्हें हम लॉ कहते हैं। और जो एक्सेप्टेंस है, मतलब उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कहीं पर वो गलत साबित नहीं होंगे। थ्योरी क्या होता है फिजिक्स में? जो मैथमेटिकली प्रूव्ड है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना ही किया गया हो या फिर करने का कोई साधन ना हो या अभी तक पहुंचे ना हो, समझ में, उन्हें थ्योरी कहा है। हाइपोथेसिस जिसे ना ही मैथमेटिकली प्रूव किया गया है ना ही थ्योरेटिकली, लेकिन मैथमेटिकली कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, बट फिर भी वो एक कल्पना से कम नहीं होता। हाइपोथेसिस एक कल्पना होता है कि ऐसा होने का चांसेस है। हम चांसेस पे, जब हम मैथ को नहीं लगा के चांसेस से मैथ बनाते हैं ना, चांसेस से नहीं ऐसा हो सकता है ना, फिर हम मैथ लगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा हाइपोथेसिस का क्या मतलब है। तो फिर डी ब्रोइज हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डी ब्रोइज ने ये लगाया, आइडिया लगाया, है ना। क्यों आइडिया लगाया? क्या आइडिया लगाया? डी ब्रोइज ने आइडिया ये लगाया कि जैसे ही रेडिएशंस का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर होना चाहिए। दैट इज व्हाई ये हाइपोथेसिस, कोई प्रूव करके नहीं आए थे, कोई प्रूव करके नहीं आए थे कि होगा, हमने देखा तो हमने लिख दिया, क्योंकि वो लोग प्रूव किए थे, ये प्रूव नहीं किए, ये डायरेक्ट बोल दिए। ठीक है, क्यों बोले? क्योंकि उनका एक कोटेशन, बहुत ही फेमस कोटेशन है, बोलते हैं कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। अगर नेगेटिव पोर्शन नेचर में प्रेजेंट है, गारंटीड उसका पॉजिटिव पोर्शन भी प्रेजेंट होगा। नेचर सिमेट्री को पसंद करता है और हर चीज सिमेट्री है, सिमेट्रिकल होता है नेचर में। समझ में आया कि नहीं? तो ये नेचर, जैसे मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है मिसाल के तौर पर, उसके लिए क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है ना। तो अगर कोई मेल जेंडर है तो उसके लिए फीमेल जेंडर भी है। बात आया समझ में? क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। क्लियर है? उसी तरह से बोले, जैसे ही तुम्हारा रेडिएशंस का डुअल बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है, तो मैटर का भी डुअल बिहेवियर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और ये फिर दूसरे थ्योरी से फिर थ्योरीज बनाए, दूसरे थ्योरी से बताते हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई जब मैटर मूव करते हैं ना, है ना, अपने चारों तरफ वेव्स क्रिएट करते हैं, नोन एज मैटर वेव्स। मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई हम पार्टिकल को मूव करवाते हैं, फेंकते हैं, तो जनरली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने का कोशिश करता है। ये हमें लगता है, ये हमें लगता है, बहुत ध्यान समझना। जब मान लो कोई एक पार्टिकल को लिए, हमने पार्टिकल को फेंक दिया, बहुत ध्यान समझना। तो जब हमने पार्टिकल को फेंक दिया तो हमें क्या लगेगा? ये पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके चारों तरफ वेव्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इनके चारों तरफ। याद रहे, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव नहीं करता। देखो, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को, अक्सर हमें क्लियर नहीं करवाया जाता है। ठीक है, ये मैटर वेव अलग होता है, रेडिएशन वाला वेव अलग होता है। रेडिएशन वाला वेव में इस तरह का मूवमेंट होता है, वेव्स का प्रोपागेशन होता है। यहाँ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, अपने आप क्रिएट हो जाएगा वेव। दैट इज, इसीलिए इसको अलग टाइप का वेव कहते हैं, नोन एज मैटर वेव। मतलब ये था, ऐसा नहीं कि पार्टिकल टू एंड फ्रो में मूव कर रहा है ना, प्लीज, है ना, यहाँ पे मिसकंसेप्शन पालना नहीं है। पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा है? अब सवाल ये है, फिर पार्टिकल है कहाँ पे जिसके चारों तरफ वेव क्रिएट हो रहा है? पता नहीं। क्यों पता नहीं? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्ट, इसीलिए इसको बाद में पढ़ाएं। एनसीईआरटी में पहले है, लेकिन उसको बाद में पढ़ाएं। रीजन, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। ये हमारे डी ब्रोइज भी मानते थे। क्या मानते थे? अगर कोई छोटा पार्टिकल को तुम मोमेंटम में लाओगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब जैसे गुजरा ना, यू कैन नॉट टेल मी कि इस वेव में कहां पे पार्टिकल होगा। हम तो खाली दिखाने के लिए बता दिए कि यहां से स्टार्ट हुआ है, बट यू कैन नॉट से, जैसे वेव मूव किया, यू कैन नॉट से कि यहां पे है, कि यहां पे है, कि यहां पे है, कि यहां पे है। तुम निकाल नहीं सकते। समझ में आया? और क्या बोले, इस वेव का कुछ वेवलेंथ होगा। हम जानते हैं ना वेवलेंथ किसको बोलते हैं? इस दूरी को कहते हैं, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट को, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ को। इस दूरी को, यहां से यहां तक वेव का दो दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, जिसको सिंबल लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो वो बोले कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोइज, इस मैटर वेव का एक वेवलेंथ होता है ना, जो कि बहुत ध्यान समझना, मोमेंटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ज़्यादा मोमेंटम होगा, है ना, ज़्यादा स्पीड होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। वो कहने का मतलब था उनका, मैटर वेव का वेवलेंथ, है ना, वो वेवलेंथ कम होगा। और अगर मान लो हमने मोमेंटम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा, मोमेंटम को हमने कम कर दिया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा। ये मैटर वेव का सिस्टम है ना, रेडिएशन वाला अलग किस केस है, यहाँ मैटर वेव का केस अलग है। अब अगर इसको हमने सोल्व किया, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, है ना, और हमें थैंक्स बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, थैंक्स किसको बोलना चाहिए, मैक्स प्लैंक को, है ना। हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है ना। अगर देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स में इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर जगह हम इन्हीं के फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, है ना। अगर हम जितने भी देखते हैं उन्हीं के फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, या फिर बोले हम यूज़ करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम भी, है ना। अब तुम्हारे मन में सवाल आ गया, ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला, वो कैसे बोल दिए, हाइपोथेसिस से सोच के कैसे बोल दिए। कुछ तो मैथमेटिकली लगाएंगे ना, सिमेट्री बोले, अब उसको बात है कि मैथमेटिकली लोगों को समझा दे, तो एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया नहीं है फिर से, लेकिन हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। क्या था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है या नहीं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये E जो है वो फोटोन का एनर्जी, किसका एनर्जी है, और फोटोन का एनर्जी क्या होता है बच्चा लोग, एच न्यू, है ना, दैट इज m इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज एच न्यू, कैन वी राइट एच सी बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, इधर m सी स्क्वायर, यहां से कट गया c कट गया, है ना। व्हाट वी आर गेटिंग, है ना, h बाय लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी। Now what is m, mass, what is c, speed, mass into velocity is momentum, mass into velocity is, that is mass, that is velocity or speed, momentum. Can we write p, h by lambda? Now solve it, you will be getting lambda is equal to h by p. इफ लाइट का स्पीड का बात नहीं किया जा रहा है, कुछ दूसरे पार्टिकल का स्पीड का बात किया जा रहा है, तो वी विल बी टेकिंग v इंस्टेड ऑफ c। आया बात समझ में। तो यहाँ से ये तुम्हें प्रूफ दिया नहीं है, बस हम तुमको तसल्ली दिलाने के लिए, ताकि खुशी लगे देख के, अच्छा इसे आया होगा, है ना, वो इसीलिए तुम्हें बता दिए। खैर, क्योंकि मेरा आदत है हम चीज़ों को प्रूव करके दिखा देते हैं कि कहाँ से कौन चीज़ क्या आया। खैर, तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई ये फॉर्मूलाज को, अब इन फॉर्मूलाज पे बहुत तरह का न्यूमेरिकल्स आता है बच्चा लोग, इसीलिए इन फॉर्मूला को तुम्हारे लिए हम और आसान बना देते हैं, कि एनसीईआरटी में इतना ही तक है, बट तुम्हें हम और आसान बना देते हैं, सो दैट तुम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकोगे, फॉर्मूला में ज़्यादा तकलीफ ना हो। देखो ये एम भी जो है, क्या हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं क्या, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को, है ना। कैसे सर, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो जरा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम भी आ रहा है ना वहां से, एम बी से वहां मोमेंटम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, चलो हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं। तो हमने पता चला हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एक काम करेंगे m को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और m को डिवाइड भी कर देंगे। तो m को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर m को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो दैट ये m कट के वही वापस से आ जाए। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है। अब आगे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, हाफ, व्हाट इज एम भी, व्हाट इज एम भी, p मोमेंटम, तो p का स्क्वायर नहीं है क्या, क्या है, p स्क्वायर बाय m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज बच्चा लोग p स्क्वायर, वी कैन राइट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाट इज p, रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला बदल गया ना, h बाय रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है या नहीं क्लियर है। और एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, क्या होता है ना, अगर मान लो हमारा वर्क डन ना हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पूरे के पूरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वर्क डन ना हो तो। क्या है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं, फिजिक्स में समझाएंगे, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुम्हें हम समझाएंगे कि अगर वर्क डन ना हो तो फिर कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
है ना, वो समझना होगा। देखो याद करो, एक तरह का वो नेगेटिव चेंज ऑफ वर्क डन होता है, सॉरी नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, है ना, हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं बल्कि वर्क डन के बराबर है, बोल सकते हैं ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला तुमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है रे, V इक्वल टू W बाय Q, ये क्लास 10 में पढ़ा है तुमने, V इक्वल टू W बाय Q। नाउ टेल में व्हाट इज W, Q इंटू V, व्हाट इज V, वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, बात आया समझ में। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे E के जगह, चार्ज की जगह में क्या लगेगा, E लगेगा, और V के जगह में V लगेगा। मतलब अगर एनर्जी कन्वर्टेड हो तो एनर्जी किस में बदल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज E इंटू V। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, क्या फॉर्मूला बन गया, और एक लैम्डा इज इक्वल टू H बाय 2m EV का रूट अंडर। आया बात समझ में। बट यहाँ पे फॉर्मूला में एक खासियत है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल तो यहाँ पे E के जगह में क्या डाल दोगे, Q डाल दोगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे और शॉर्टकट हो गया, H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो जब इसको सोल्व करोगे, है ना, सब कांस्टेंट हो जाएंगे, सोल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 12.27 डिवाइडेड बाय रूट V एंगस्ट्रॉम। सिंपली मतलब तुम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, हम इलेक्ट्रॉन का वेव बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बता सकते हैं। समझ में आया, कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तब ना इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तुम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, है ना, हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, दैट इज द पार्टिकल नेचर। आया ध्यान समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, पार्टिकल, बट हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डुअल नेचर वाली बात है। जो हाइपोथेसिस बोल रहे बहुत हद तक दिल पर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये हाइपोथेसिस है, ये लग रहा है कि ये ट्रू है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब उनका देहांत हुआ उसके बाद प्रूव हुआ कि इसका डुअल नेचर होता है, मैटर जो है उसका, मतलब उसके पास भी क्या है, डुअल नेचर है, वो पार्टिकल एज वेल एज वेव पे जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब कहाँ पे पता चला था, वही हम बोले उनके, तुम्हारा क्या था, जे थॉमसन के बेटे ही प्रूव किए थे। जे थॉमसन क्या प्रूव किए थे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर पे उनको नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी किए थे उन्हीं के बेटे। ये प्रूव कर दिए कि इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर भी है, दैट इज डुअल नेचर। फिर उनको नोबेल प्राइज मिला, बाप को पार्टिकल के लिए, बेटे को वेव नेचर के लिए, तो डुअल नेचर प्रूव हो गया। खैर बात आ गया समझ में। तो यहाँ पे पता चला, अच्छा नील बोर, अब यहाँ पे नील बोर का कमी क्या था एटॉमिक मॉडल में, पहले समझते हैं। उन्होंने डबलेट या ट्रिपलेट के बारे में नहीं बता पाया, कंपाउंड कैसे बनता है या मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो बता नहीं पाए। तीसरा, उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोमेंटम में था तो पोजीशन निकालना लगभग नामुमकिन था, उन्होंने ऐसे कैसे बता दिया। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करता, उन्होंने सिर्फ रेडिएशन के बारे में बताया कि रेडिएशन को डुअल नेचर के हिसाब से फोटोन लेके इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ नील बोर का कॉन्सेप्ट अभी अधूरा है। आया बात समझ में। हमें कुछ और चाहिए, है ना। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। कुछ और चाहिए से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ठीक है, अनसर्टिनिटी मतलब वेलोसिटी में क्या रोंग आएगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखने का कोशिश किया तो वेलोसिटी का, क्योंकि हम बोले अगर तुमने पोजीशन निकाल दिया तो मोमेंटम गलत होगा, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी गलत होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, तुम ही बताओ। यही फॉर्मूला लगाना होगा, डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल टू एच बाय 4 ठीक है ना। तुम देखो ना, तुमको सब कुछ दे रखा है, क्या बोल रहा है, जो लोकेट करने का कोशिश किया तो उसको डिस्टेंस में कितना अनसर्टेनिटी मिला, 0.1 का एरर मिला, है ना। तो डेल वी में कितना मिलेगा,
अनसर्टेनिटी डेल वी में कितना मिलेगा, यू नो h, you know 4, you know pi, you know m is mass of electron, just put it and get the answer, हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ गए तो ओके। उसके बाद वही क्वेश्चन है, एक गोल बोल वही डेल एक्स इंटू डेल पी या डेल बी पोजिशन है ना, पोजिशन निकालना, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, एक्यूरेसी दिया हुआ है, एक्यूरेसी का मतलब समझते हो ना, फिर से एरर, समझ में आया, उसको पुट करना, ठीक है, तुमको फिर आराम से क्या निकाल देना, तुम पोजीशन डेल एक्स निकाल देना भाई, फॉर्मूला डाल के कर सकते हो, करके देखो, नहीं सकोगे हम तुम्हें बता देंगे, क्लियर है। वाओ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मतलब एटम का एक दूसरा टाइप है ना, कि कैसा होना चाहिए एटम। यहाँ पे आते हैं श्रोडिंगर, साला स्पेलिंग ही बहुत खतरनाक है इसका, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, स्पेलिंग देखना कहाँ पे गलती हुआ, सही लिख दिए हम, वाह, श्रोडिंगर, स्क्रोडिंगर नहीं है ना, तो बहुत सारा वर्ड इसमें साइलेंट है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन। इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को देख के, अच्छा तुम अगर जानना चाहते हो इसके बारे में, श्रोडिंगर के बारे में, बहुत ही फेमस कैट एक्सपेरिमेंट है, कभी सुने हो क्या फेमस कैट एक्सपेरिमेंट है, कोई नहीं, क्लास के बाद समझाएंगे, ठीक है, इसके इनके बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन, उन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस किया, उनको उन बात को रखते हुए कि जो हाइजेनबर्ग बोले, ठीक, जो नील बोर बोले, और हर चीज़ को कैलकुलेशंस करके उन्होंने, क्योंकि उनका कैलकुलेशंस को हम दिखाना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे बुक्स में है ही नहीं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशंस किए, उनमें 3 वेरिएबल निकला उनके कैलकुलेशंस में, और वो 3 वेरिएबल को उन्होंने नाम रखा क्वांटम नंबर्स, क्या रखा, क्वांटम नंबर, है ना। ही फाउंड 3 वेरिएबल्स इन हिज इक्वेशन एंड नेम्ड देम, क्या नाम रखा, क्वांटम नंबर्स। उन्होंने 3 वेरिएबल देखा, है ना, और बहुत ही काम का था, उनका जो वेरिएबल्स था बहुत काम का था। एक वेरिएबल बता रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो पहला वेरिएबल था जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उनको हम जनरली SN से डिनोट करते हैं। दूसरा वेरिएबल था अजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम देख के क्या हंस रहे हो, है ना, जिसको L से डिनोट किया गया। तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से डिनोट किया गया। उनका कहने का मतलब था श्रोडिंगर का कि भाई ये जो 3 वेरिएबल्स है यही बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कहाँ है, प्रोबेबिलिटी बोले तो चांसेस, ये नहीं बोले कि इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा, ये भी मानते थे कि इलेक्ट्रॉन को नहीं बताया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा एग्जांपल देंगे इसको समझाने के लिए, है ना। अब एटम में इलेक्ट्रॉन ढूंढना कैसा है ना, वो तुम्हें समझा देते हैं, जैसा अर्थ में तुमको ढूंढना, मतलब सुनो, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे, है ना। अब तुमसे अगर पूछेंगे कि भाई अर्थ में तुम कहाँ, तुमसे पूछेंगे तुम कहाँ रहते हो, तुम बोलोगे अर्थ में, क्या तुमने गलत बोला, बिल्कुल नहीं गलत बोला। क्या तुमने एग्जैक्ट बोला, नहीं, तुमने एग्जैक्ट नहीं बोला, तुमने सही बोला, बट तुमने अर्थ में रहते हो तुम, है कि नहीं, यू कैन टेल के हाँ हम अर्थ में रहते हैं, चलो कोई नहीं, अर्थ में कहाँ पे रहते हो, इंडिया, अर्थ में, ठीक है, चलो कंटिनेंट में आएंगे तो अगर ठीक है, अर्थ में अगर कंटिनेंट में आएंगे तो हम कहाँ पे रहते हैं, एशिया में रहते हैं, चलो ठीक है। एशिया में सिर्फ कंट्री में आएंगे तो फिर कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर कहाँ रहते हो, वेरी गुड। अब उड़ीसा के अंदर कहाँ रहते हो, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, है ना, और केवंझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ रहते हो, है ना। चलो इसको आप समझते हैं, बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझना।
ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना कि मान लो ये जो अर्थ है भाई, है ना, ये अर्थ एटम है, बहुत ध्यान से समझना, है ना। अर्थ के अंदर, अर्थ एटम है, अर्थ के अंदर क्या है, एशिया। तो एशिया क्या है, एटम का सेल है, सेल, KLMN। तो इसका मतलब नीलभोर सिर्फ यही बताए थे कि एशिया में मिलेगा, नीलभोर सिर्फ ये बताए थे कि एशिया में मिलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अर्थ हमारा क्या है, एटम। अर्थ के अंदर क्या होता है, सॉरी मतलब अर्थ एटम है, तो अर्थ के अंदर एशिया है, तो एशिया क्या है, एशिया सेल है। वेरी गुड। सेल के अंदर भी कुछ होता है, नोन एज सब सेल, ठीक है, जिसे हम इंडिया कह रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, सेल के अंदर क्या है, सब सेल है, जिसे हम इंडिया कह रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर भी एक जगह है जिसे हम क्या कहते हैं, ओडिशा, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एटम में, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। सब सेल के अंदर भी कुछ होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। इसका मतलब हम उड़ीसा तक पहुंचे ना अभी, है ना, ओडिशा से डायरेक्ट आ जाते हैं चंपुआ पे, चलो कोई नहीं, है ना, ओडिशा पे हम आए, तो ओडिशा में कहाँ रहते हैं, ओडिशा पे चंपुआ, है ना, में रहते हैं हम। तो चंपुआ में जब रहते हैं तो ओडिशा के अंदर चंपुआ में रहते हैं, एग्जाम्पल लो, ओडिशा के अंदर चंपुआ में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं सर, उसे एक्चुअली जो हमारा सबसे जो ऑर्बिटल होता है ना, वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, चंपुआ क्या है, एक तरह का ओरिएंटेशन। मतलब हमें क्या लगता है कि एटम जो होगा ना, ऐसा होगा, न्यूक्लियस चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, 3D हो। अब एक्स एक्सिस में घूम रहा है कि वाई एक्सिस में घूम रहा है कि जेड एक्सिस में घूम रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड द ओरिएंटेशन आल्सो। ओरिएंटेशन मतलब किस दिशा में घूम रहा है, एक्स वाई की जेड, तो हम उस दिशा को बोल रहे हैं जनरली, है ना। तो ऑर्बिटल के अंदर का डब्बा, है ना, ऑर्बिटल के अंदर का डब्बा कि तुम चंपुआ में मिलोगे, ये फाइनल स्टेट है। चंपुआ के बाद नहीं बता सकते तुम कहाँ मिलोगे। क्या प्रूफ है सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आयशा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बता सकते हो, कोई भी अगर तुमसे पूछेगा रिश्तेदार, है ना, तुम बता सकती हो कि इंडिया वो एशिया वर्ल्ड में मिलेगी, वर्ल्ड के अंदर एशिया में मिलेगी, ये पूरा डेफिनेटली बता सकते हो, करेक्टली बता सकते हो, करेक्ट बात है ये, है ना, डेफिनेटली कोई भी बोलेगा कि ये वर्ल्ड में ही है ना। पहले उसका बैकग्राउंड जान लेना कि ऐसा तो नहीं कि स्पेस पे जाने का मन नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे अर्थ में है, फिर अर्थ के अंदर एशिया में है, एशिया के अंदर इंडिया में है, इंडिया के अंदर ओडिशा में, ये तक तुम बोल सकती हो क्योंकि इसका तुमको पता है लोकेशन, ओडिशा में, ओडिशा के अंदर चंपुआ में, ये बोल सकती हो। लेकिन चंपुआ के बाद तुम नहीं बता सकती, नहीं बता सकते सर। एग्जाम्पल, तुम्हारे रिश्तेदार को अगर कोई तुम्हारे घर वाले बोलेंगे, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे मिसाल के तौर पर ये कहाँ पे है, हो सकता है वो घर भेज दे, लेकिन ये तो कोचिंग सेंटर में ना, ध्यान से समझना, चंपुआ के अंदर ये कहाँ मिलेगा। एग्जाम्पल बताते, चंपुआ के अंदर कोई रिश्तेदार आए और तुम्हारी इसकी कोई फ्रेंड मिल गई, उनसे बातचीत होने लगा, वो बोलेगा ऐसा कहाँ पे, घर में होगी, घर में जाएंगे नहीं मिलेगी, क्यों, कि कोचिंग सेंटर में। फिर उन्होंने कोचिंग सेंटर आया, एग्जाम्पल के तौर, कोचिंग सेंटर छुट्टी हो गया, कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिली, हो सकता है रास्ते में कहीं पे हो। अब कोई बोला नहीं गुपचुप के पास है, गुपचुप का कितना ठेला हो सकता है चंपुआ में, बहुत सारा, मुश्किल है ढूंढना ना, एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना मुश्किल है, एग्जैक्टली वही तरह है। अब लड़के के बारे में देख लो ना, पता कर सकते हो, जिंदगी में घर में नहीं रहता है लोग, कोई बोल सकता है कि लड़का घर में होगा, मैक्सिमम टाइम स्कूटी लेके इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। चंपुआ तक बता सकते हो कि हाँ चांसेस है ये लोग चंपुआ में मिल जाएगा, लेकिन चंपुआ में कहाँ किस टाइम मिलेगा मालूम नहीं है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का यही केस है, यही बात बोले श्रोडिंगर कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहुंच सकते हो वहीं तक जहां तक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नहीं बताया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है। लेकिन नीलभोर तो बता रहे थे, सवाल क्या नीलभोर गलत बता रहे थे, ना ना ना, नीलभोर तो बता दिए थे इंडिया में है, गलत कहाँ थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताए थे। तो हमने ये पता किया कि भाई हम बता नहीं सकते, है ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, हाँ लेकिन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का जगह क्या हो सकता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। और उसी से 3 क्वांटम नंबर को बताया गया। एक चौथा क्वांटम नंबर भी था जो कि हमारे श्रोडिंगर नहीं बताए थे, बल्कि 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, पहला नाम याद है मेरे को, एक का जियोर्ज था पहला नाम, दूसरा का सैम्यूल था, है ना, उस बहुत खतरनाक नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक का सैम्यूल गॉडस्मिथ था और एक का जियोर्ज, आई डोंट नो क्या नाम था, वो नाम याद नहीं होता, ठीक है। वो 2 साइंटिस्ट मिलकर क्या किए, चौथा क्वांटम नंबर बताए, नॉन एज स्पिन क्वांटम नंबर। वो बोले कि भाई जैसे कि सोलर सिस्टम में अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह सन अपने एक्सिस में भी स्पिन कर रहा है।
जिससे दिन और रात होता है। बात आया समझ में या नहीं आया? ऐसे घूमता है तो क्या होता है, मौसम बदलता है, ईयर्स बदलते हैं, और ऐसे घूमता है तो दिन रात होते हैं। बात आया? तो 24 घंटा में स्पिन करता है ना अर्थ, तो ऐसे अपने ही जगह पे स्पिन भी करता है और घूम भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है और घूम भी रहा है। तो खुद के जगह में जो स्पिन करता है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन खाली ऐसे नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है और घूम भी रहा है। ठीक है, इसीलिए चौथा क्वांटम नंबर भी है नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन या तो अपवर्ड स्पिन करेगा, ऐसे घूमेगा, या तो डाउनवर्ड स्पिन करेगा। आया बात समझ में? पता नहीं कैसे कैसे सोच लेते थे ये लोग, कहां कहां से सोच लेते थे, लेकिन ये जो सोचे हैं, क्या रियल में ऐसा कुछ होता है क्या? ना ना, कुछ भी नहीं होता रियल में। कोई देखा है एटम? नहीं ना, फिर कैसे बता सकते हो कि ये रियल में है ना नहीं है? फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सपोर्ट करते हैं। इसके मदद से हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स किए जो कि करेक्ट आया है। दैट इज वाई हम उन अनुमान को पढ़ रहे हैं। ये एक तरह से मालूम है क्या है केमिस्ट्री, मैक्सिमम टाइम में जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं ना, बस वो अनुमान है, अंदाज है, ये ऐसा हो सकता है। भाई साहब तुम ही लगाओ, ठीक है, सेल के अंदर सब सेल कैसा होगा, कैन यू इमेजिन दैट? नहीं मालूम ना, सेल के अंदर सब सेल कैसे होगा, कैसे घूम रहा होगा, नहीं जानते। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कैसा होगा, डोंट नो। ऑर्बिटल के अंदर स्पिन कैसा होगा, डोंट नो। फिर क्यों बताए? क्योंकि मैथ इसको सपोर्ट करता है, और कुछ इमेजिनेशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाला गया है कि इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना यहाँ है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज है ना, ढप्पा लग गया ना, इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे, अब पता चला कि जो पता नहीं कि सही भी है कि गलत है ना। खैर, तो हमने पता किया, ओए सुनो, हमने पता किया 3 क्वांटम नंबर, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या प्रिडिक्ट करता है? सेल, कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्या प्रिडिक्ट करेगा? और ये बहुत हद तक हमें बताता है कि कितने एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन फैला हुआ हो सकता है, कितना बड़ा जगह में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझ में आया? तो मैक्सिमम इसका ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चांस है वो क्या कहता है? इट प्रिडिक्ट्स द सेल। क्या प्रिडिक्ट करता है? सेल प्रिडिक्ट करता है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन, किस सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या प्रिडिक्ट करता है? सब सेल। ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स सब सेल एंड ऑल्सो, है ना, टेल्स अबाउट शेप। ये सब सेल पता करता है और बताता है कि किस शेप में सब सेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना है। फाइनली ये पता करता है किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन है, एक्स एक्सिस की तरफ घूम रहा है, वाई एक्सिस की तरफ घूम रहा है, या जेड एक्सिस की तरफ, है ना। इट प्रिडिक्ट्स द ओरिएंटेशन। क्लियर है? अब इनको थोड़ा सा अलग टाइप के समझते हैं। देखो, शेप का बात कर रहे थे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो उसको जब रिसर्च किया गया, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना सर, ये सर्कुलर नहीं है बच्चा लोग, ये स्फेरिकल है, फुटबॉल के जैसा स्फेरिकल है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बना हुआ है, इस तरह का फुटबॉल के जैसा। ठीक है, तो उस फुटबॉल के जैसा स्पेस में ये बूंदा बूंदा दिख रहा है ना, ये बूंदा बूंदा, हर एक बूंदा बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, यहाँ पे भी, तो हर एक पॉइंट बता रहा है कि यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है। मालूम नहीं है ना, मिसाल के तौर चंपुआ में, गुपचुप में मिल सकता है, अम्बिशन में मिल सकता है, अम्बिशन कोचिंग सेंटर में, या फिर तुम्हें मिल सकता है तुम्हारे घर में, तो तुम हर एक पॉइंट को बता रहे हो यहाँ मिलने का चांस है, लेकिन ये एरिया के अंदर रहेगा, ये एरिया के अंदर रहेगा। दैट इज व्हाई बोले कि स्फेरिकल एरिया के अंदर मिलेगा। इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आता ये स्फेरिकल शेप क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना। इनका वेरिएबल था जिसको हम साई स्क्वायर कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं, उनका स्क्वायर प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोले यहाँ मिलेगा। अब 2s में देखो ना, 1s का क्या मतलब है? पहला सबसेल जिसे हम क्या कहते हैं, s कह रहे हैं, दूसरा सबसेल जिसे क्या कह रहे हैं, 2s कह रहे हैं, नाम दिया गया है। ठीक है ना, अब जरा समझना, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस में यहाँ वाइट दिख रहा है ना,
रुक जा, यहाँ पे इस तरह का ऐसा स्पेस में वाइड दिख रहा है ना अंदर में, गौर किया, यहाँ थोड़ा सा वाइड दिख रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना थोड़ा कम है, दैट इज नोन एज नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स, NODES, नोड्स। मतलब हर सब सेल के अंदर भी एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, मतलब उनका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन, ये एरिया तो ले लिया लेकिन एरिया में एक कुछ जगह ऐसा है जहाँ वो नहीं मिलेगा, वहाँ वो नहीं मिलेगा। बात आ रहा है समझ में? जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक अच्छा इंसान है, ठीक है, और एक कोई मतलब ड्रिंक्स व्रिंक्स का, दारू वगैरह का कोई ठेका है, कोई अच्छा इंसान कभी भी वहाँ मिल सकता है क्या? लेकिन क्या वो चंपा के अंदर नहीं आ सकता? क्या आ सकता है? दैट इज वाई। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस एरिया के अंदर तो आ जाएगा लेकिन कुछ एरिया वो नहीं मिलेंगे। उसी तरह हर सब सेल में नोड्स होता है। कैसे निकालेंगे सर? n-1 फॉर्मूला, n-1, n सेल बताता है, सेल, -1 करोगे नोड बताता है। यहाँ पे जो 1 है ना, नंबर 1, यहाँ पे 1 नंबर दिख रहा है ना, वो n का वैल्यू बता रहा है, 1 नंबर, मतलब ये पहले सेल का बात है। ये किसका बात है? दूसरे सेल का। 2 मतलब n का वैल्यू 2, तो जितना भी n का वैल्यू होता है -1 कर दोगे नोड्स मिल जाएगा। यहाँ 2, यहाँ इसमें दिख रहा है क्या नोड्स? नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, तो तुमको क्या करना होगा, 2 - 1 कितना हो गया? 1 ठो नोड, तो 3s में 3 - 1 2 ठो नोड, इस तरह का नोड होगा। बात आया समझ में? नोड्स कैसे निकालेंगे? n-1, कोई भी सब सेल है उसमें n-1 नोड होगा। क्लियर है? अब हम समझते हैं, ये था शेप। अब यहाँ पे देखो, ये था तो 1s 2s का शेप है ना, अब कुछ शेप ऐसा है जो 2p 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 का शेप। मतलब क्या है सर? सुनो, क्या होता है ना, कभी कभी हमारा जो s ऑर्बिटल होता है ना, देखो पहले हम बोले कि 3 क्वांटम नंबर था, है ना, पहले सेल था, तो हम पहले बना देते हैं तुम लोग के लिए ताकि आसान से समझ में आए बातें। तो कुछ सेल होगा, लेट्स से सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, यहाँ पे सेल नंबर 3 हमने लिया। तो भाई सेल नंबर 1 में ना क्या क्या होता है वो जानना होगा पहले, ठीक है। हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, अजीमुथल कैसे निकालते हैं, और मैग्नेटिक कैसे निकालते हैं। देखते हैं आगे का टॉपिक है कि यही टॉपिक है? यही टॉपिक है, हाँ यही टॉपिक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ n का वैल्यू 1 है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो था वो l था। जैसे मान लो यहाँ एक काम करते हैं, टेबल बना देते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए चीज़ें। हम यहाँ n का वैल्यू एक जगह निकालेंगे, एक जगह l का और एक जगह m का। अगर मान लो हमारे पास n का वैल्यू 1 है तो l का जो वैल्यू होता है ना n-1 होता है, l का भी वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका भी वैल्यू क्या होता है? n-1, ठीक है। तो मतलब ये हुआ l का वैल्यू n-1 मतलब 1 - 1 क्या हो गया? 0 सिंबल दिया गया है s ऑर्बिटल का, नाम रखा गया s ऑर्बिटल, जो कैसा शेप में होता है? स्फेरिकल, मतलब न्यूक्लियस के सामने एक ऐसा स्पेस है, स्फेरिकल स्पेस, जहां इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना है। जो कि पहले सेल के अंदर बात कर रहे हैं, पहले सेल के अंदर एक 3 डायमेंशनली स्फीयर है, क्योंकि कहीं भी तो घूम सकता है ना, तो इसीलिए 0 का मतलब क्या होता है? s ऑर्बिटल। प्लीज रिमेंबर दैट कि l का वैल्यू अगर 0 हुआ तो s ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, सबसेल भी बोलते हैं, सबसेल बोलो, है ना, s सबसेल। l का वैल्यू 1 हुआ तो p सबसेल, और l का वैल्यू 2 हुआ तो d सबसेल, और l का वैल्यू 3 हुआ तो f सबसेल। इस तरह का बनाया गया है, मतलब इन तरह से बना दिया गया है कि मान लो अगर किसी का वैल्यू 0 है ना, l का वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप बताता है कि इलेक्ट्रॉन जहां होंगे उसका शेप कैसा होगा। तो 0 का मतलब बोले कि स्फेरिकल शेप का होगा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिए? s नाम रख दिए। तो भाई s का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, ठीक है। उसी तरह p का शेप कैसा होगा, है ना, इसको हम कहते हैं डम्बेल, डम्बेल शेप। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, डम्बेल शेप कहते हैं इस तरह से, इस वो इन्फिनिटी नहीं है भाई, है ना, वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, सी ये 3 डायमेंशनल है। आया बात समझ में? तो इस तरह का शेप, इस तरह का शेप मतलब क्या है? यहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना है। क्या है ये क्या है सर?
वेव फंक्शन। ये क्या है? वेव फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना, उस वेव फंक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, मान लो सपोज ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कैसे भी घूम सकता है, ठीक है, तो उस एरिया में कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसको कहते हैं पी। तो पी का कैसा सेम होता है? डम्बेल कहते हैं। उसी तरह डी आता है जिसको कहते हैं डबल डम्बेल, मतलब इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है ना, उसको डबल डम्बेल कहते हैं। क्लियर है? एम क्या बताता है? ओरिएंटेशन। एम क्या बताता है? ओरिएंटेशन। ये था। एल क्या बताता है? एन क्या बताता है? सेल। 1 2 3 है कि नहीं? एन बताता है। एल बताता है सब सेल। एस पी डी एफ किसमें है ना, किस तरह का शेप में पाया जा रहा है। एम बताता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कहां पे, ये डंबल कहां पे है? अलोंग एक्स एक्सिस। कहां पे? अलोंग एक्स एक्सिस। ये कहां पे? अलोंग वाई एक्सिस। ये कहां है? अलोंग, समझ में आया? अलोंग एक्स है कि अलोंग वाई है कि अलोंग जेड है, वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है -L2L, है ना, लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं। वो शॉर्टकट फॉर्मूला है 2L - 1। 2 एकम 2, 12 + 1 है शायद, 12 + 1। थोड़ा सा रुक जा, डी का वैल्यू 2 है, 2 3, हाँ ठीक है, 12 + 1 आगे देखो, दैट इज 12 + 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मतलब है सर? मतलब ये है, देखो अगर ये 0 हुआ है ना, तो 0 को तो और बढ़ा नहीं सकते ना। -0 से 0 क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है। तो मतलब इसका एक ही वैल्यू होगा। अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो l का वैल्यू 0। ये 0 का मतलब s सब सेल, और ओरिएंटेशन 0, मतलब एक ही जगह रहेगा, कोई ऐसा कोई ओरिएंटेशन नहीं होता। इसीलिए इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। वो कोई ओरिएंटेशन फ्रेंडेशन का बात नहीं करते। बट क्या हो अगर n का वैल्यू 2 हुआ तो? अगर n का वैल्यू 2 हुआ, बहुत ध्यान समझना, l का वैल्यू क्या होता है? n - 1। अच्छा, n - 1 का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ n - 1 लेना है। 0 to, सॉरी, इसमें लिखना है l का वैल्यू जो है वो 0 to n - 1। l का जो वैल्यू होता है ना, वो 0 to n - 1 होता है। अगर l का वैल्यू यहाँ पे 0 है, सॉरी l का वैल्यू 2 है ना, तो 2 पुट कर दोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 0 to 1, 0 to, तो एक बार हमने 0 रखा, ठीक है, एक बार हमने 0 रखा। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? जो हम लोग यहाँ नोट लिख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? देखो, इसका नाम क्या होगा? 1s। इसका क्या नाम होगा? क्योंकि n का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 2 है, और 0 का मतलब s होता है, इसका नाम क्या होगा? आया बात समझ में? कैसे नाम दिया जाता है? उसी तरह से हमको एक 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बोले l का मतलब क्या होता है? 0 to n - 1, तो 0 का मतलब 2s, 1 का मतलब 1। अच्छा, 1 का मतलब यहाँ पे कौन सा? p। आगे में क्या नंबर है? यहाँ क्या लिखेंगे? आया बात समझ में? 2p। अच्छा, इसमें देखेंगे 2s में, पहले देखेंगे 2s में l - l क्या फॉर्मूला है? 2l + 1। 2l + 1 मतलब l का वैल्यू कितना है? 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, एक ही तो रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं -0 से 0, एक ही तो रहेगा, मतलब एक ही तो, सॉरी, -l to l, भाई एक ही 0 है, एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगा, यहाँ पे हम खाली 0 को नहीं लिख रहे, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू रहेगा। क्या वैल्यू रहेगा? वो 0 रहेगा, 0 रहेगा, आंसर में 0 रहेगा, लेकिन एक ही वैल्यू रहेगा। अब उसके बाद इसमें देखोगे 2p में 1 आ रहा है ना, 1, ये कहाँ से लिखेंगे? -l to l, मतलब -1 से 1, -1 से 1 में क्या कहेगा? -1 0 1, कितना वैल्यू है? 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे पुट कर दो शॉर्टकट में, 2 1 जा 1 + 1 कितना हो गया? 3, 3 वैल्यूज है। अच्छा, 1 का मतलब सिर्फ 0 है, यहाँ 1 का मतलब क्या? सिर्फ 0 है। 3 का मतलब -1 0 और, आया बात समझ में? या -1 0 और 1। तो ये मैग्नेटिक बताता है कितने थे ओरिएंटेशन है। यहाँ बोला एक ही ओरिएंटेशन, एक ही है, यहाँ पे इसके भी बोल रहा है एक ही ओरिएंटेशन, इसका बोल रहा है p का कितना ओरिएंटेशन बोल रहा है? 3 ओरिएंटेशन
है ना ओरिएंटेशन, एक अलोंग एक्स है, एक अलोंग वाई है और एक अलोंग जेड है। तो ये 3 बताया ना, 3 ओरिएंटेशन है। ये मैग्नेटिक बताता है कि कितने ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन बता रहा है। उसी तरह अगर हमने पता क्या होता है डी का, तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने इसका वैल्यू ले लेते हैं 3, है ना, सपोज इसका वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। 3 के लिए क्या क्या वैल्यू जा सकता है बोलो, ये तो 2 के लिए आ गया, 3 के लिए क्या क्या आ सकता है, क्योंकि 0 to n-1 है, तो n-1 का मतलब क्या हुआ 2, है ना, तो 0 to 2, 0 to क्या हो सकता है 0, 1 एंड क्लियर है, 0 है ना, और आगे में 3 है, तो इसका शेप क्या होगा 3s, 0 के लिए s, है ना, n आगे का वैल्यू दिलाता है 3s। अब ये 3s में कितना है, क्योंकि पुट करना s का वैल्यू, और s का मतलब क्या होता है l का वैल्यू 0, यहाँ पुट करो ना, यहाँ पुट करो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, 2 टाइम्स 0 0 पर 1, एक ठो आएगा, और एक ठो में क्या आता है वो 0 आता है, क्योंकि -0 से 0 मतलब 0, चाहे इससे चेक करो चाहे उससे चेक करो, क्लियर है। उसके बाद 1 में चेक करो, 1 को देखोगे तो यहाँ पे 1 जो है क्या आएगा 0 to n-, जो कर लिए 1 आ गया। अब ये 1 को यहाँ पे पुट करो, l का वैल्यू 1 को पुट करो, 2 1 जा 1 प्लस 1 दैट इज 3, 3 वैल्यूज आएंगे, तो 1 को यहाँ पे पुट करते क्या आता है -1 to 1 दैट इज -1 0 और 1, यहाँ पे कितने वैल्यू आते हैं -1 0 और 1, 3 वैल्यूज आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाता 3p आ जाता, 1 का मतलब p, है ना, 3p आ जाता। अब यहाँ पे 2 का बात करते हैं, ठीक है, 2 का बात करेंगे तो 2 का मतलब यहाँ पे देखो 2 का मतलब क्या है d है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, आगे में 3, यहाँ पे क्या आएगा 3p, इसमें आगे में 3 है तो इसका नाम क्या आएगा 3d, समझे कि नहीं। तो जब तुम 3d करोगे, बहुत ध्यान समझना बच्चा लोग, जब इसको 3d करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा d में, d का पुट करो वैल्यू 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 वैल्यूज आएंगे। अब 5 में क्या कहेंगे इससे चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली -2 -1 0 1 2, मतलब 5 ओरिएंटेशंस होंगे, किसके, तुम्हारे d के। आया बात समझ में। तो भाई हमें पता ये चला, बहुत ध्यान समझना, हमें पता ये चला जो शेप होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकते हैं। हमने क्या क्या पता किया 1s, फिर क्या पता किया 2s, फिर क्या पता किया 2p, फिर क्या पता किया 3s, फिर पता किया 3p, और हमने पता किया 3d, हमने पता किया 3d। तो देखो ना, जितना n का वैल्यू होता है उसमें उतना ही सेल्स होते हैं, सब सेल भी उतना ही होते हैं। 1 का वैल्यू एक ही सब सेल है, 2 वैल्यू 2 सब सेल है, n का वैल्यू 2 पे है, ये 2 पे 2 सब सेल, 2 डब्बा है, 2 के अंदर 2 सेक्शन है, एक 2s है और 2p है, जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन रहने का संभावना होता है ना, दूसरे सेल में 8 ना, तो s 2 इलेक्ट्रॉन लेता, p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज द लॉजिक। ये क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है हमें। ये क्यों पढ़ा रहे, क्यों पढ़ाना है इलेक्ट्रिक, हमने तो इलेक्ट्रॉनिक सही पढ़ा है, सही पढ़े हो ना, हम अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखेंगे। तीसरे सब सेल में कितने तो डब्बा होंगे 3, समझ में आया, जो k का वैल्यू KLM आता है ना, m में भाई 3 डब्बे हैं, है ना, इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 18 रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, क्योंकि d 10 रख सकता है, ये p कितना रख सकता है 6 रख सकता है, 10 6 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इनका अरेंजमेंट कैसे होता, कौन पहले होंगे कौन बाद में होंगे, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेगा कहाँ नहीं भरेगा, उसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम एक ना बात बताएंगे कि इन डब्बों में हम बस इतना जानेंगे, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1, इसका 2, इसका भी 2, इसका 3, इसका 3, इसका टेल मी इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 0 1 0 1 2, समझ में आ गया ना। अब इनके जगह सेक्शन का बात करते हैं, इनके पास एक ही डब्बा है ना 1s। अब हमको ऐसा सिखाया जाता है कि डब्बा बनाओ, इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है, बस समझाने के लिए डब्बा बनाओ, है ना। 2p में कितने ओरिएंटेशन थे 3, तो 3 डब्बा है, 2px 2py 2p, आया बात समझ में। इन डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कहाँ पे होंगे, है ना, लास्ट तक बताया जा सकता है कि चंपुआ में होंगे। चंपुआ मतलब ये जो देख रहे हैं ना ऑर्बिटल,
है ना। ऑर्बिटल क्या था भाई, ऑर्बिटल था तुम्हारा, सपोज मिसाल के तौर पर ओडिशा था, ओडिशा के अंदर था कि किस ओरिएंटेशन में पाए जाएंगे, अलोंग एक्स में, अलोंग वाई में, कि अलोंग जेड में, मतलब चंपुआ में बता सकते हो। और उसके अंदर कोई सेक्शन किया गया नहीं है क्योंकि उसके अंदर बताना पॉसिबल नहीं है। आया बात समझ। अब आते हैं डी, 3s का शेप, वैसे ही एक डब्बा बना देंगे। 3p में कितना डब्बा बना देंगे, p में देखेंगे मतलब वैसे ही डब्बा बना देंगे। क्या क्या रहेगा रे तुम्हारा, 3px, 3py, 3p का 3 डब्बा, आराम से याद रख सकते हो। और वही डब्बा कुछ नहीं बल्कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। डब्बा ही बताता है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर है। फाइनली डी का डब्बा है ना, डी का डब्बा थोड़ा डेंजर है। डी के ओरिएंटेशंस जानने होंगे क्योंकि हमने किसका बताया, एस का बताया, पी का बताया, लेकिन डी का तो बताया नहीं। तो डी के डब्बे कैसे होंगे सुनो, डी का 5 डब्बा होगा। 5 डब्बा, हाँ, क्योंकि 5 निकला था ना क्वांटम नंबर, तो उनका नाम रखा गया। अरे बच्चा लोग क्या लिखा गया नाम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फाइनली डी जेड स्क्वायर। ये 5 डब्बों का नाम रखा गया है। ठीक है। डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में पाए जाएंगे। मतलब सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो भाई ना ही इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में होंगे। क्लियर है। मतलब एक्स और वाई के बीच में कहीं पे ओरिएंटेशन होगा और वहां इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना है ना। अब लग रहा हो यार क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो बोलते हैं कि वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आया। अब आगे देखो, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आगे देखो। अब यहां पे दूसरा देखना, ये डी वाई जेड है। डी वाई जेड का क्या मतलब है, एक वाई एक्सिस है, मान लो एक जेड एक्सिस है, कुछ भी हम ले लिए, तो ये किसके बीच में पाए जाएंगे, वाई और जेड के बीच में पाए जाएंगे। और एक हमारा जेड एक्स है, इसको नाम दे देते हैं डी एक्स वाई। ये क्या है, डी वाई जेड। उसी तरह हम निकाल सकते हैं क्या चीज, डी जेड एक्स। ऑब्वियसली क्या क्या एक्सिस होंगे, एक जेड होंगे और एक एक्स होगा। हम अपना एक्सिस को बदल दिए, एनसीईआरटी एक्सिस को नहीं बदला है, एनसीईआरटी एक्सिस को नहीं बदला है, इन ओरिएंटेशंस को बदल दिया। बट हम ऐसे बना रहे ताकि तुम्हें आसान लगे, हमने एक्सिस को ही बदल डाला ताकि तुम्हें आसान लगे। अरे बात तो वही है ना। खैर, ये हो गया डी जेड एक्स। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग पाए जाएंगे, बीच में नहीं। मतलब ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, ये ऐसे पाए जाएंगे। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। कसम से कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट पढ़ रहे हैं हम लोग, चलो सही है। ये क्या है लास्ट में, जेड स्क्वायर। ऑब्वियसली जेड स्क्वायर में ऐसे पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना ऐसा है, और एक गोल वाला है। ठीक है। तो ये है 5 ऑर्बिटल्स का शेप जो डी का होता है। अब तुम्हारे कोर्स में डी तक ही है, एफ को रहने दो, कितना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो 8 को फुल बनेगा। यहाँ 4 ठो बन रहा है ना, पहला में 2 ठो बना था, 2 टाइम्स 4 हो गया, उसका कितना बनेगा, 8 बनेगा। कैसे बनाओगे डोंट नो। ठीक है। तो खैर ये जो है वो शेप है, कहाँ, वेव फंक्शन है। एक्चुअली ये सब क्या है, वेव फंक्शन है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेप में कहाँ कहाँ मिलने का प्रोबेबिलिटी, और उसको समझाने के लिए हमें एक डब्बा से बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हमने समझा, लास्ट में क्या तक समझा हमने, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में समझा। और ये डेंजर पोर्शन है, ये वाला, इसको थोड़ा समझना होगा इसको। ठीक है, तब जाके बातें समझ में आएंगी। ठीक है, कोई नहीं बच्चा लोग, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।